नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। इस भीषण गर्मी में लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार था और वो घड़ी आ भी गई है। सोमवार शाम से मौसम ने करवट ली है और झमाझम बारिश लगातार हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मानसून की एंट्री हो गई है। मंगलवार की सुबह गुरुग्राम में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। यहाँ बीते कई दिनों से गर्मी के ताप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से राहत तो जरूर दी, लेकिन जलभराव सिरदर्द बना। गुरुग्राम में कई इलाकों में जाम की स्थिति भी देखने को मिली। सोहना रोड सेक्टर 10 के पास भी जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भर में तेजी के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 83 में आज टीकाकरण कैंप लगाया गया, जहां सेक्टर 83 मैत्री हाई स्कूल में पहला टीकाकरण कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि लोगों को यहां कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई गई, जिसमें 300 से 400 लोगों को कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर पटौदी से विधायक सत्य प्रकाश जरावता पहुंचे और लगाए गए टीकाकरण कैंप का उन्होंने जायजा लिया। हालांकि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन का जो कैंप का आयोजन लगातार हम गांव में तो अपने में कर रहे थे, सरकारी स्कूल में। आप लोगों को भी उसकी जानकारी है, आप लोगों ने उसकी खबर भी की है। आज सेक्टर 83 में ये पहले कैंप का आयोजन किया गया है मैत्री किरण स्कूल में, और इसके लिए नए गुड़गांव की सभी RWA, यहाँ वाटिका बिल्डर के लिए काम करने वाले एनवायरो की टीम और MLA पटौदी का इसमें विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने CMO साहब से बात करके इस कैंप का आयोजन करवाया है। और लगातार हमारा एक ही ध्येय है कि अपने आसपास के सभी जो ये गांव हैं और ये नया गुड़गांवा है, इनको जितनी जल्दी हो उसके वैक्सीन लगवाकर यहाँ सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जोर दिया, शहरी क्षेत्रों में जोर दिया जाता, अब ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आज यहाँ पे जो है कैंप लगाया गया है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के बाद। किस तरह देख नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है और मैं तो जिला प्रशासन से ये भी अपील करूँगा कि आने वाले निकट भविष्य में, आने वाले कुछ दिनों में ही इनको सोसाइटी स्तर पर और हर गांव में और हर सोसाइटी में अलग अलग कैंपों का आयोजन किया जाए, ताकि ये इतनी मारामारी ना हो, इतनी मुसीबत ना हो कि लोग एक कैंप में 500-500 1,000 लोग आ जाएं। तो जितनी जल्दी ये अलग अलग सोसाइटी वाइज, गांव वाइज हो जाएगा, उतनी ही जल्दी हम इस वैक्सीनेशन से फ्री हो पाएंगे। आज कौन सी वैक्सीन जो है यहाँ पे लगाई जा रही है और कितनी डोज का लक्ष्य है? आज यहाँ पर कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जा रही है, जिसके 300 स्लॉट हमें मिल चुके हैं। और अभी जैसा कि यहाँ बताया है कि यहाँ वैक्सीन की और ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर अजीत जी यहाँ हमारे बीच में थे, उनसे हमने निवेदन किया। उन्होंने बता दिया कि जितनी आप लोगों को आवश्यकता होगी, चाहे 100 की और ज़रूरत हो, चाहे 150 की और चाहे 200 की और, हम वैक्सीन की व्यवस्था यहाँ करवा लेंगे। तो यहाँ जो आज इसमें रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगवाना आएगा, वो कोई भी आदमी निराश होकर नहीं जाएगा, चाहे वो 200 लोग हो, चाहे वो 500 लोग हो। आज आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी के बैनर तले धरना दे रहे कर्मचारियों ने DC के मार्फत CM को ज्ञापन भिजवाया, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनका वेतन उन्हें दिया जाए और निलंबित मांगों को पूरा किया जाए। इसी को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। वहीं भारतीय मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी विजय कुमार बाली ने आउटसोर्सिंग NHM कर्मचारियों की मांग कई सालों से लंबित पड़ी है, जिसको सरकार ने पूरा करने को लेकर मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग के दरमियान ये बात रखी गई थी, लेकिन आज तक वो मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां कर्मचारियों का शोषण नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ के आयोजन को लेकर IMA उत्तरांचल के आह्वान के समर्थन में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी आ गए हैं। अनिल विज ने कहा कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि भारी भीड़ वाले कार्यक्रम कर हम कोरोना को दावत देंगे। ऐसे में हमें ऐसे आयोजन से बचना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कांवड़ यात्रा रद्द करने के बजाय पुनः आयोजित करने का आग्रह किया था, जिस पर सरकार सकारात्मक थी। वहीं अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिक्रिया देकर एक बार फिर कांवड़ यात्रा रोकने की अपनी राय दी। खास बात यह भी है कि इस कांवड़ यात्रा में हरियाणा के सबसे अधिक दिल्ली, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम के लोग भी भारी संख्या में शामिल होते हैं। नहीं, IMA ठीक कह रही है। त्योहार अगर आ रहे हैं
तो कोरोना का प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखकर ही मनाना चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना कमज़ोर हुआ है, गया नहीं है, और अगर हम ढील करेंगे तो ये दोबारा अपनी गिरफ्त में ले सकता है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित सिरताज गवर्निंग बॉडी की 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के दिव्यांगजन अब राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान रोहतक में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले संस्थान में पढ़ रहे दिव्यांगजनों से उक्त शुल्क लिए जाते थे, जिसके कारण उन्हें दिक्कत महसूस होती थी। इस संस्थान में जेबीटी, बीएड, पीजीडीआरपी सहित अन्य पाठ्यक्रमों की विशेष शिक्षा दी जाती है। इसमें करीब 150 दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही सिरताज के निदेशक तथा प्राचार्य को आकस्मिक खर्च की सीमा को बढ़ाया गया है। इसके तहत अब निर्देशक 40,000 तथा प्राचार्य 10,000 रुपए तक मासिक खर्च कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सिरताज में 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग से ही बच्चों की विकलांगता की जांच एवं प्रशिक्षण के लिए शीर्ष हस्तक्षेप केंद्र खोला जाएगा, ताकि ऐसे बच्चों को शुरुआती दौर से ही उपचार एवं शिक्षा प्रदान की जा सके। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये हालात ना तो किसी क्षेत्र में आई बाढ़ के हैं और ना ही किसी ऐसे इलाके की जहां पिछले कई दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही हो। दरअसल ये तस्वीर मानसून की पहली ही बरसात के बाद यमुनानगर में आए सैलाब की है, जहां मानसून की पहली बारिश ही आफत बनकर बरस पड़ी। प्रतापनगर क्षेत्र में कई गांव में बारिश का पानी घुस गया और सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। इस तालाब में कई गाड़ियां फंस गई। साथ ही इस बाढ़ से करीब 500 एकड़ धान और गन्ने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस बाढ़ के पानी ने मुबारकपुर डेरा में जमकर तबाही मचाई। समस्या हमारी ये है जी, हम जहाँ खड़े हैं ओमकार ऊपर का डेरा है और इधर जो साइड में है ये टिब्बी की जमीन लग रही है और टिब्बी की जमीन जब ये परडी बंदी साइड में इधर, उस टाइम हमने बहुत कोशिश करी, बहुत एप्लीकेशन भी लगाई, ऊपर तक गए भी जहाँ तक जाना चाहिए बंदे ने कि दोनों साइड परडी बांध दी जाए, पर किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। पिछले साल भी गए थे, पिछले साल उन्होंने कहा था कि कच्चा पक्का काम कर देंगे, अगले साल कर देंगे आपका पक्का काम। तो ये थोड़े यहाँ कट्टे कुट्टे लाए थे पट के, अब तो रहा नहीं यहाँ कुछ भी, उनसे कोई बचाव नहीं है। हमारी पूरे लगभग 100 किले खेती है, यहाँ पे सारी फसल खराब हो जाती है और लगभग गाँव में भी पानी बढ़ रहा है, इस टाइम भी पानी बढ़ चुका है घरों में। तो हमारी ये समस्या है कि दोनों तरफ परडी बांध दी जाए, जैसे उधर परली साइड बंद गई, इस तरफ भी परडी की हमारी यही है कि परडी बंद जाए। नहीं तो ये पहाड़ी में मरोड़ी पर लिए पहाड़ी लगी थी, इसमें मरोड़ी पड़ गई ना, मरोड़ी पाई, मरोड़ी की वजह से हमारी सारी बस्ती से पड़ना पानी बढ़ रहा है, खेतना सारी फसल हमारी खराब है। क्या ये सब आप मौका भी देख रहे हैं, हम देख लेते कितना कहाँ अपने क्या करा, आपको कहा गया परडी के बारे में? 3 तार पर हम वहाँ दफ्तर में चले गए, वहाँ कार में बरका लेके गए, फिर हमारी कोई सड़ाई नहीं होती, लड़ा देना 3 फिर हम भी जाए, वहाँ भी मौका भी कर गए, यहाँ कोई आने का देख रहे। कल भी आए थे यहाँ, कल भी यहाँ फिर कर गए। कोई क्या कहते हैं अधिकारी जब आप ऑफिस में जाते हो? बानियों कहा भी कट्टे कुट्टे ला देंगे, मैं यहाँ कट्टे कुट्टे ने तो कहाँ चला गया, यहाँ तो परडी बंद अभी तो और पानी तो रुका भी। कट्टे लगे थे यहाँ, आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा हूँ कट्टे लगे, चला गए, कट्टे ने कुछ काम नहीं होता। यहाँ तो परडी का काम इतना पानी दे चुका है, परडी जिस तरीके से परडी बंदी इस तरीके से परडी बंदा तो यहाँ से बंदा। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य बाजार से होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एकत्र हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित चली मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में लगे अनुबंधित कर्मचारियों को एक समान वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का कहना था कि अलग अलग विभागों में अलग अलग स्कीमों के तहत कर्मचारी अनुबंध के आधार पर लगे हुए हैं, जिनके वेतन में भी बड़ी विसंगतियां हैं। आज हमारे भारतीय मजदूर संघ की राज्य कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर जो भारतीय मजदूर संघ के साथ संबंधित जितने भी कर्मचारी संगठन जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के उनकी संबंधित जितनी भी मांगे हैं, उनको लेकर के माननीय उपायुक्त महोदय के मार्फत हम हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने के लिए आगे रखे हैं। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी जो कर्मचारी हैं
सभी विभागों के अंदर अनुबंधित कर्मचारी लगे हुए हैं। कोई ठेका कर्मचारी है, कोई डीसी रेट पे लगा हुआ है, कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगे हुए हैं, कोई एपड़ के अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं, बिजली के अंदर कर्मचारी लगे हुए हैं। इस प्रकार के हमारे सभी विभागों के अंदर हमारे अनुबंधित कर्मचारी लगे हुए हैं। और अनुबंधित कर्मचारियों को जो वेतन है वो सरकार बड़ी बेरहमी से किसी को डीसी रेट दे रही है, किसी को पार्ट टाइम दिया जा रहा है। वेतन के अंदर बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। तो हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि एक स्टेट एक रेट होने की पॉलिसी लागू हो, जिससे कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को, चाहे वो आउटसोर्स के ऊपर है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर है, चाहे वो एपड़ का कर्मचारी है, जिस भी सेम पद के ऊपर लगा उसको समान काम और समान वेतन दिया जाए। हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाए। तो कितने संगठन आज आए हुए प्रदर्शन आज में? लगभग फतेहाबाद जिला में 16 संगठनों के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठा होकर के जिला मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन करते हुए, पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर आए हैं। और अभी हम माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। हरियाणा सरकार के स्कूल खोलने के फैसले के बाद फरीदाबाद के स्कूल में पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। इस तैयारी में निजी स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल की पूरी तरीके से तैयारी है, जहां पर एक तरफ निजी स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं सरकारी स्कूल में भी इसकी एक टीम गठित कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 8 लोगों की इस टीम में एनसीसी और एनएसएस स्काउट की टीम सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था में सहयोग करेगी। इसी के साथ साथ अगर कोई अध्यापक या स्टूडेंट बीमार होता है तो स्वास्थ्य विभाग की मदद से उसके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। फरीदाबाद के निजी स्कूल पर मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। इसके साथ साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि स्कूल के सभी कमरों को किस तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार ने देखो ये निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन का हुआ है। तो सरकार ने फैसला लिया है, हम जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, जो भी कोरोना की प्रोटोकॉल्स हैं, सारी फॉलो करेंगे और उसके अनुसार ही अपनी जो क्लासेज हैं उनको कंडक्ट कराएंगे। कक्षा की बात करें तो एक कक्षा में कितने बच्चे बैठेंगे किसी हिसाब से? देखिए, अगर कक्षा के अंदर हमारे एक कक्षा में अगर हमने 20 बेंच लगाए हैं या 15 बेंच लगाए हैं अकॉर्डिंग टू रूम साइज़, तो हम एक बेंच पे एक बच्चा बैठाएंगे और 2 बेंच के बीच में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 फीट की दूरी हो। कौन कौन सी स्कूल क्लासेस खोलने का आदेश? देखिए, अभी तो 16 जुलाई से 9th to 12th खोलने का ऑर्डर है और 23 जुलाई से फिर 6th to 8th के बच्चे जो हैं वो आएंगे स्कूल। तो जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनके वैक्सीन लगा के आएंगे या फिर? देखिए, बच्चों की तो आप सब चीज़, हम भी, आप और हम सब जानते हैं कि बच्चों की तो वैक्सीन अभी तक आई ही नहीं है हमारे इंडिया में, तो वैक्सीनेशन तो नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी है एंट्रेंस के ऊपर थर्मल स्क्रीनिंग है, सैनिटाइजेशन है, ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री दी जाएगी। एंट्री करने से पहले किस प्रकार बच्चों को टेस्ट जांच की जाएगी? एंट्री पे हम लोग बच्चे का टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी अंदर उसको एंट्री मिलेगी। और दूसरा है बच्चे के सैनिटाइजेशन होगी बच्चे की, फिर उसको अंदर एंट्री मिलेगी। सावधानी पूरी रखेंगे, गेट के अंदर एंट्री करेंगे, सैनिटाइज़र करेंगे और उनका सारा जो भी है चेक करेंगे उनको। और क्लासों के अंदर हम पूरे बेंच को सैनिटाइज़र करेंगे, सफाई करेंगे, एक एक बच्चा एक एक बेंच पे बैठेगा, डिस्टेंस में बैठाएंगे। तो जो टीचर है वो पूरा अपना ध्यान रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, सैनिटाइज़र करके रखेंगे और बच्चे को पूरी डिस्टेंस से बैठाएंगे। और अगर बच्चे ने पानी पीने जाना, वाशरूम जाना है तो उनको एक एक बच्चा जाएगा, एक बच्चा वापस आएगा, तब दूसरे बच्चे को भेजेंगे। सोशल डिस्टेंस की बात करें तो क्लास के अंदर 30 से 35 बच्चे होते हैं, तो कैसे सोशल डिस्टेंस बनाया जाएगा? अगर बच्चा रूम बहुत बड़ा है, अगर 30 की कैपेसिटी है तो एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा। और अगर छोटा है रूम तो एक बेंच में अगर 15 बिठाने पड़ेंगे तो 15 बिठाएंगे। एक रूम में 30 है तो 30, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाएंगे। तो सरकार के नियमानुसार? सरकार के नियमानुसार हम पूरा पालन करेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे बच्चों का, क्योंकि बच्चा हमारा भविष्य, इनकी सावधानी रखना हमारा फ़र्ज है। और गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, स्कूल खोल लिया तो हम पूरी सावधानी रखेंगे और बच्चे को अच्छे से बिठाएंगे।
फैसला अच्छा है, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल हैं इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। कुछ समय से कोविड-19 के कारण बच्चे अभी घरों में हैं, तो कुछ ना कुछ उनको कहीं भी साइकोलॉजिकल कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो मुझे ये लगता है बच्चों को स्कूल में लाना और उनकी देखभाल करना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमारे पूरा स्टाफ, स्कूल और जितने भी टीचर्स और बच्चे सब तैयार हैं और जैसे कि दिशा निर्देश मिले हैं कोविड-19 के तहत सारी गाइडलाइंस पूरी की जाएंगी। मैम, जैसे देखा गया निजी स्कूल तो इसके लिए तैयार हैं, क्या जो सरकारी स्कूल है उसमें भी मतलब सैनिटाइजेशन, आपका स्क्रीनिंग इस तरह का रहेगा? हाँ जी, उसमें हमारे यहाँ एक टीम बनाई गई है निदेशालय से, जिसमें 2 टीचर्स होंगे, एनएसएस के टीचर, एनएसएस के, हमारे स्काउट गाइड के, एनसीसी के, ये सभी लोग होंगे 8 लोग, जिसके जो गेट पे खड़े होके पहले उनको सैनिटाइज कराएंगे, टेम्परेचर भी देखेंगे, ऑक्सीमीटर भी होगा और यदि किसी को कोई बुखार है तो हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा और उसको फिर वापस भेज दिया जाएगा। स्कूल में बैठने की व्यवस्था उसी अनुसार की जाएगी, बच्चों की जो दूरियां समान रहें। बाथरूम, वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग वाटर के भी ऐसे ही नियम कानून के तहत जो भी कोविड-19 के उसके तहत ही सारे स्कूलों में पालना की जाएगी। बच्चे वही आएंगे जिनके माता पिता अपना इच्छा से, स्वेच्छा से भेजना चाहेंगे, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुख्यमंत्री दूरवर्ती जो हमारा शिक्षा प्रोग्राम है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। चाहे तो बच्चे ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पर मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों को मास्क, सैनिटाइज़र और ये सब चीज़ें सरकार द्वारा बजट दिया जा रहा है और उस बजट का इस्तेमाल करते हुए हम सारी सुरक्षा हेतु कार्य पूर्ण करेंगे। मैम, देखा गया कि वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है कोविड-19 के लिए। क्या जितने भी स्कूल निजी या जो सरकारी स्कूल के जो अध्यापक है उनको वैक्सीनेशन कराई जाएगी? हाँ, ये तो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे इस ऑफिस में भी काफ़ी लोगों ने वैक्सीन अपना करवा लिया है। यदि इस तरह की हमारे को लगेगा, हमारे बहुत से टीचर हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो हम वहाँ पे कैंप वगैरह लगवा के अपने ज़िले के अधिकारियों से मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से या हेल्थ डिपार्टमेंट से, हम उनका कैंप भी लगवाएंगे। कल बीती शाम फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते गर्भवती महिला की डिलीवरी अस्पताल की पार्किंग में हो गई। नतीजन बच्चे की मौत हो गई। महिला के पति का आरोप है कि सिविल अस्पताल बादशाह खान में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने अस्पताल में इलाज न होने की बात कहकर उसे निजी अस्पताल में जाने की सलाह दी थी और यहां देखने और भर्ती करने के लिए पैसे मांगे। वहीं सिविल अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर सरिता यादव का कहना है कि महिला को 6 महीने का गर्भ था जो अस्पताल में आई थी और फिर नीचे कैसे चली गई, इसको लेकर पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। बल्लभगढ़ हॉस्पिटल में कार्ड बना रखा था और वो डेली में रिजर्व करके टेम्पो से जाता था और डेली चेक करवा रहा था, सही था। प्राइवेट में भी चेक करवाएं, कल भी और वहाँ भी गए कि वो होने वाला है। तो बोला कि नहीं सब कुछ ठीक है और बाद में आना। अच्छा, फिर भी आज भी गए, 2-3 बार गए और पूरा दिखा लिए। बोला कि धड़कन बंद हो गया बच्चे के, वहाँ बीके चले जाओ और यहाँ पर लौट के आना नहीं, देखूँगा नहीं। फिर मैं यहाँ आया और यहाँ आया तो दवाई ववाई लिखे और मैं पैसे वो बोला कि दे दूंगा। 2-3 रोज पैसे मांग रहे थे। यहाँ कितनी देर इंतजार करना पड़ा तुम्हें? 2 घंटे से मैं हूँ अभी। अच्छा, जल्दीबाजी में आया, ये रो रही थी। वहाँ बोला ये बच्चे तो गया और बीबी भी तुम्हारा मरेगा, प्राइवेट में दिखाओ या तो बीके दिखाओ। तो कागज में लिख दिए। मैं यहाँ पर भर्ती कराने आया, 2-3 रोज पैसे भी मांग रहे थे। तो मैं बोला पैसे भी दे दूंगा। कितने मांग रहे थे? मैं बोला 2-3 हज़ार रुपये मैं दे दूंगा जैसे, और कुछ बोलेंगे तो। बोला दवा लेकर आओ। फिर मैं गया वहाँ से। 2 घंटे यहाँ आप इंतजार करते रहे, उसके बाद आपको यहाँ से भेज दिया? बोला कि वो लेकर आओ दस्ताने, तो दस्ताने लाने भी गए। उधर से आए जब तक के उनको बाहर कर दिया। मैं बहुत तुम्हारी घरवाली को उन्होंने फिर वहाँ से नीचे भेज दिया? प्राइवेट में दिखाओ, यहाँ से नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? बच्चा कैसा आया? उसके बाद टेम्पो लेकर के मैं आया, जब तक के वो यहीं पर हो गया, देख रहे हैं पार्किंग एरिया में हो गया। हाँ, यहाँ हो गया तो करीब वो नहीं तो बाहर में तो गरीब आदमी के 10-20 हज़ार रुपया फिर लगता। हाँ, बच्चे की क्या हालत है? खत्म हो गया। बच्चा खत्म हो गया। कौन दोषी है, क्या कहते हो? कोई शिकायत करोगे इनकी? हाँ, शिकायत तो करेंगे। प्राइवेट में दिखाते तो। पहला बच्चा है? कौन सा है? नहीं,
तीसरा है। तीसरा है। तो इन्होंने इलाज के लिए मना किया था? हाँ, यहाँ पर वापस कर दिए हैं। प्राइवेट में दिखाते कल तो कल ही नहीं, जब आप यहाँ डिलीवरी के लिए आए तो इन्होंने यहाँ के स्टाफ ने आपसे क्या बोला था? यहाँ थोड़ी देर के लिए भर्ती लिए, फिर बोला कि वो जाओ यहाँ बाहर में वो करवा लो। यहाँ ना चलिए। हाँ, नहीं करूँगा। और कार्ड उड बना दी। कहाँ का रहने वाले हो तुम? करनेरा में रहता हूँ। समयपुर करनेरा। हाँ, समयपुर करनेरा। ठीक। मेरे संज्ञान में भी आया है कि कल ऐसा हुआ है कि कोई एक मल्टी ग्रेविडा जिसके पहले 3 बच्चे हैं, उसको 6 महीने का प्रेगनेंसी थी जिसमें आईयूडी था, जो कि मतलब पेट में ही उसका बच्चा ऑलरेडी एक्सपायर हुआ था, जैसे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में था। और वो वार्ड में उधर गई थी और उसके बाद वो अपनी एडमिट होने से पहले ही वो नीचे चली गई और मल्टी ग्रेविडा होने की वजह से ही उसका वहीं पर ही उसकी डिलीवरी हो गई। लेकिन पीड़िता के पति का आरोप है कि उसको गिरफ्त लेने के लिए भेज दिया गया और उस पीड़ित को भी बाहर निकाल दिया गया, एडमिट नहीं किया गया, जिसके चलते पार्क में ही डिलीवरी हो गई। पेन ज़्यादा था उसको। इसकी मैं जांच करा रही हूँ कि किस लिए उसको किन कारणों से वहाँ भेजा गया, और ऐसे किसी सामान के लिए पेशेंट को कभी नहीं भेजना चाहिए, जिसकी मैं जाँच करा के फिर ही बता पाऊँगी। तो क्या अभी तक कोई जाँच की गई है आपकी तरफ से, क्योंकि कल का ये शाम का मामला है? ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही मेरे संज्ञान में ये आया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, इसकी हम जांच करा रहे हैं। कारगिल शहीद लॉन्स नायक राजवीर सिंह की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर और कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 75 युवाओं ने रक्तदान करके शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन कारगिल शहीद राजवीर सिंह सेवा समिति गड़ीपट्टी के तत्वाधान और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पलवल, रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल, RS योगा संस्थान, HGM गुरुकुलम, ओमेगा फर्टिलाइजर, मानव कल्याण सेवा समिति के मार्गदर्शन में किया गया है। रक्त संग्रह का कार्य नवजीवन चैरिटेबल ब्लड केंद्र कोडल तथा सरकारी ब्लड बैंक पलवल द्वारा किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन टीकाकरण शिविर लगाकर लोगों को टीका लगाया गया। आयोजन समिति के सदस्य विष्णु गौर ने कहा कि शहीद राजवीर ने कारगिल की लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय दिया। आज भारत माता के अमर सपूत ग्राम गढ़ीपट्टी निवासी कारगिल शहीद राजवीर सिंह जी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज विशाल रक्तदान शिविर, कोरोना टीकाकरण और देशभक्ति रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज से 23 वर्ष पूर्व कारगिल की लड़ाई में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राजवीर सिंह जी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। 7 जुलाई 1999 को उन्होंने अपनी शहादत दी और 12 जुलाई 1999 को उनका अंतिम संस्कार हुआ। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष शहीदी दिवस का आयोजन करके समस्त ग्रामवासी, होडल उपमंडल तथा समस्त पलवल जिला अपने लाडले अमर शहीद राजवीर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे साथ में उपस्थित हैं कारगिल शहीद राजवीर सिंह सौरज जी के बड़े भाई प्रताप सिंह सौरज जी, जो कि कारगिल शहीद राजवीर सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। और यह जो आयोजन है इस क्षेत्र की समस्त सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला संगठन आयुक्त योगेश सौरज जी, नवजीवन चैरिटेबल रक्त केंद्र से श्री सतीश कुमार जी, RS योगा संस्थान से श्री फतेहराम शर्मा जी और हमारे समाज सेवी JS मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गौड़ौता के प्रबंधक श्री सुधीर सौरज जी और समस्त क्षेत्रवासियों के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवा प्रेरणा ले सकें और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।